अस्सलाम वालेकुम जी। कैन एवरीबडी हेयर मी क्लियरली? सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आ रही है आवाज़ सर, जी और शुक्रिया। स्लाइड्स भी आ रही हैं नज़र। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमने जहाँ पे छोड़ा था उससे पहले थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश कर ले। हम लोग स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे थे, रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स। उसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ी, फिर जी टेबल्स वगैरह को देखा, फिर हमने अल्फा लेवल्स उससे पिछले लेक्चर में देख चुके थे। फिर आखिर में हमने जो चीज़ देखी थी वो ये देखी थी कि रिसर्च को स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होने का क्या मतलब है, जिसमें हमने अल्फा लेवल की बात की। और बिल्कुल इससे पिछली स्लाइड जो थी उसमें हमने ये देखा कि स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होने के साथ साथ रिसर्च को थ्योरी में भी ग्राउंड होना अच्छा होता है। तो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट को एक एनोलॉजी के साथ हमने कंपेयर किया था कि किसी किसी सिचुएशन में आप इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के साथ कंपेयर कर सकते हैं इसको, कि जब तक अल्फा लेवल्स अचीव नहीं होंगे हम अज्यूम करेंगे कि नल हाइपोथेसिस ठीक है। और ग्राउंडेड इन थ्योरी को ऐसे कंपेयर किया था कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के साथ साथ उसका मोटिव भी होना चाहिए। तो मोटिव इस सेंस में क्या हुआ कि दुनिया ने जो पहले रिसर्च की हुई है हम उसके साथ अलाइंड है, वहां से हमें नंबर मिल गए। और इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी ऐसे हो गया कि हमारी जो रिसर्च है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं, उसके अल्फा लेवल्स जो है वो क्रॉस हुए हैं कि नहीं थ्रू पी वैल्यू, वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी की एक एग्जांपल, जिसमें सवाल ये है कि आपकी एक दोस्त हैं, वो कह रही है कि वो हमेशा कॉइन को करेक्टली प्रिडिक्ट करती हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। और वो आपसे एग्री करती हैं कि 10 टॉसेस होंगे और मैं तकरीबन सारे सही प्रिडिक्ट करूंगी। तो लेट्स से कि तकरीबन का मतलब है 9 में से 10 में से 9 सही प्रिडिक्ट कर लेंगी। तो हम एक एक्सपेरिमेंट कैसे डिजाइन कर सकते हैं कि हम देखें कि वो ठीक कह रही है कि नहीं कह रही, यानी उनके पास कोई पैगम्बराना सलाहियतें हैं या वैसे ही वो तुक्के मार रही है। तो इसमें एक चीज हमें एक फ्लो सा देखना पड़ेगा इस चीज में, कि सबसे पहले कि वो कह रही है मैं हेड्स प्रिडिक्ट करूंगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है एक्सपेक्टेड हेड्स की 10 में से। तो चूंकि ये 1:2 रेशो है, इसका एक हेड होता है एक टेल होता है, तो एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फिर 1:2 ही होगी, यानी 5 होगी 10 में से। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, वो 10 हैं। यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5, पॉसिबल आउटकम्स 10। प्रोबेबिलिटी क्या है ऑब्जर्व करने की? 9 आउट ऑफ 10। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जो जो आप 6 7 8 पे जाते जाते तो प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। तो आप कब एक्सेप्ट करेंगे कि वो सही के वो उनके पास पैगम्बराना सलाहियतें हैं, यानी आप अल्फा लेवल क्या रखेंगे? अगर आप 0.95 रखेंगे तो उनको 100 में से 95 बार ठीक बताना पड़ेगा। आप 0.6 रख लेंगे तो 100 में से 60 बार सही प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। और चीटिंग की क्या पॉसिबिलिटी है इधर, यानी वो कॉइन लोडेड है या नहीं है? तो ये आपने एक तरह से उसकी वो डेटा जो आपको चाहिए आपने लिख लिया। अब ये इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स, यानी थोड़ा सा डेटा लेके, यानी हमने उससे 10 टॉस करवाए और अब हम फैसला करने लगे हैं कि मैंने उसको फॉलो करना है कि नहीं, मेरी पीर बनेगी कि नहीं, क्योंकि वो तो इतने अच्छे प्रिडिक्शंस कर रही है। तो आप करते क्या है कि रिसर्चर मेक्स अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी आपने उनसे 10 बार प्रिडिक्ट कर 10 कॉइन टॉस किया और उनसे कहा बताओ। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशंस हो गई। अगला स्टेप आप क्या करते हैं कि उन ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करते हैं उस चीज से कि अगर सब कुछ नॉर्मल होता। तो फर्ज करें उसने 6 सही प्रिडिक्ट किए और सब कुछ नॉर्मल में 5 सही होने चाहिए थे, तो दूसरा स्टेप भी कर लिया आपने। या उसने 7 किए, सब कुछ नॉर्मल में 5 होने चाहिए थे। फिर आप क्या करते हैं कि आप इस कंपैरिजन को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी के कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एटलीस्ट दिस कंसिस्टेंट विद हाइपोथेसिस इफ द हाइपोथेसिस वर इन करेक्ट, यानी मेरा ये हाइपोथेसिस कि वो पीर हैं, वो पैगम्बराना सलाहियतें हैं उनमें, वो गलत है। तो क्या होगा कि मैं कहूंगा कि नहीं है उसके अंदर। इसको इसको आपने प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लिया, इसको मैथ्स की शक्ल में देखेंगे थोड़ी देर में। और अगर आप इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है कि 10 में से 8 सही प्रिडिक्ट करना, प्रोबेबिलिटी
लो है, यानी बहुत मुश्किल है कोई बंदा 10 में से 8 सही प्रिडिक्ट कर ले, तो फिर हम अज्यूम कर लेंगे कि ये जो मेरी assumption की थी कि इनमें पैगम्बराना सलाहियतें हैं, मेरी पीर बनने के लिए एलिजिबल है, तो वो ठीक है वो बात। तो इस लॉजिकल इन्फ्रेंस के लॉजिकल फ्लो से गुजर के इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स को इस्तेमाल करके हमने फैसला किया कि हमारा जो सैंपल है इट इज़ गुड इनफ टू मेक अ डिसीजन। अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। इट्स स्टडी ऑफ टीचिंग चीटिंग के। एक 50 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक बॉल निकालना है 10 बॉलों के बैग में से, जिसमें पहले से 9 बॉल्स जो हैं वो वाइट हैं और एक जो है वो ऑरेंज है, और हर स्टूडेंट ने एक एक बॉल निकालना है। 50 स्टूडेंट आएंगे, एक बॉल निकालेंगे, आपको दिखाएंगे, और आगे एक पर्दा सा पड़ा होगा, आप ये नहीं देख सकेंगे कि स्टूडेंट ने कोई चीटिंग तो नहीं की, और फिर वो वापस रख देगा। इस तरह नया स्टूडेंट आएगा, होता जाएगा और होता जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट जो है वो ऑरेंज बॉल उठा के आपको दिखा देगा, वो जीत जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि चीटिंग तो नहीं हुई ज़्यादा, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें करना क्या चाहिए कि हम अज्यूम करेंगे सबसे पहले कि किसी ने कोई चीटिंग नहीं की, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, और नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है, नोबडी चीटेड। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो कितने लोगों ने बॉल निकालना था ऑरेंज? तो एक बॉल है 10 में से, तो इसका मतलब है 10 में से 1 लोगों ने निकालना होता है, और एवरेज, और 50 में से इसका मतलब है 5 लोगों ने निकालना था। 50 में से 5 ने निकालना चाहिए था अगर चीटिंग ना होती, लेकिन निकाला 6 ने या 7 ने या 8 ने या 10 ने 15 ने, जितने में भी। तो जो जितनी जितनी हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दूर होती जाएगी, तो हम कहेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी 5 के करीब है तो हम कहेंगे ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, आउटलायर्स आ जाते हैं, क्योंकि नंबर भी इतना बड़ा नहीं है। लेकिन अगर वो बहुत दूर होना शुरू हो गई हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, तो फिर हम कहेंगे नहीं, कुछ गड़बड़ चल रही है। तो यहाँ पे देखिए कि लेट्स से कि 10 विनर थे, 5 होने चाहिए थे, 10 विनर थे। तो हम एक चाय स्क्वायर टेस्ट करने लगे हैं। चाय स्क्वायर जो है, या काय स्क्वायर भी बोलते हैं इसको, इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें एफ नॉट जो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, यानी आपने देखा कि 10 लोगों ने निकाला तो एफ नॉट 10 हो गया। 5 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, 50 में से 5 आने चाहिए थे ऑरेंज, वो एफ ई हो गया, 5 हो गया। तो इस सारे में आप ये दोनों वैल्यूज डाल देंगे तो आपके पास चाय स्क्वायर या काय स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी 5.5। अब ये जो वैल्यू है ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये इसमें इसको हम काय स्क्वायर या चाय स्क्वायर टेबल में देखेंगे। तो यहाँ पे अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो इट इज़ 1 लेस देन, जो मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ना। तो आप यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट देखेंगे कि उसका सिग्निफिकेंस लेवल क्या आ रहा है। हमारा 0.05 होता है, तो हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में देखेंगे कि अगर चाय स्क्वायर जो है वो काय स्क्वायर जो है वो सर्टन नंबर उससे ऊपर है या नीचे है, यानी हमारा नंबर आया 5.5, इस टेबल में जो नंबर आएगा उससे ऊपर हुआ तो हम कहेंगे कि हम एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, और नीचे होगा तो दूसरी बात कहेंगे। तो हम इसको पढ़ते हैं क्विकली। इन इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स द स्टेटिस्टिक इटसेल्फ, यानी कि कोई भी एफ रेशो टी वैल्यू है, यहाँ पे हमारे केस में काय स्क्वायर की वैल्यू is generated, then the exact value of the observed statistics are used to determine a probability value corresponding to the value of your statistic. चाय स्क्वायर टेबल आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज बता रहा है अल्फा लेवल्स की। 0.05 पे जो क्रिटिकल है वो है 3.841, यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 1 है, और 3.841 वो कह रहा है कि अगर आपने 3.841 क्रॉस कर लिया तो अ, आप एज्यूम कर सकते हैं कि कोई चीटिंग हुई है। लेकिन अगर आपने क्रॉस ना किया तो इसका मतलब है चीटिंग नहीं हुई। हमारी वैल्यू आई थी 5.5, जो कि 3.841 से ज़्यादा है, इसका मतलब है हम कह रहे हैं कि चीटिंग हुई है। लेकिन हम बहुत स्ट्रिक्ट बने हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें अपनी अपनी हमने अपनी अल्फा लेवल 0.05 रखा है। फर्ज करें हम अल्फा लेवल को ज़रा लो कर देते और 0.1 रख लेते, तो यही 3.841 जो है वो
आई एम सॉरी 0.025 रख लेते तो ये 5 हो जाता, इसी तरह 0.01 रख लेते तो 6 हो जाता एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम बहुत ही टाइट रखते 0.99 तो 0.001 हो जाता। उस केस में हम श्योर होते कि चीटिंग हुई हुई है। तो ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि चाय स्क्वायर जो है क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है। जहाँ पे हमारे इससे कम होती है वहाँ पे हम कहेंगे कि नहीं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो चीटिंग, अगर हमारा अल्फा लेवल 0.05 है तो हम कह रहे हैं चीटिंग हुई है। 0.02 भी होता तो हम कहते हैं हाँ चीटिंग हुई है। लेकिन अगर 0.01 होता फिर हम कहते हैं नहीं चीटिंग नहीं हुई। जो हम पीछे बातें करते आ रहे हैं ना कि एयरलाइन इंडस्ट्री में हम अल्फा लेवल बहुत ज़्यादा रखते हैं और कोई इनसिग्निफिकेंट चीज़ हो तो उनमें अल्फा लेवल्स कम रखते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। हम एक सेट करते हैं दिमाग में अल्फा लेवल, फिर उसके करस्पॉन्डिंग नंबर देखते हैं उसी टेस्ट के, यानी जी स्क्वायर हो टी हो। हमने बहुत सारे देखे थे स्टूडेंट्स टी वगैरह, जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे चाहे स्क्वायर हुआ तो उसके टेबल में कंपेयर करते हैं। अगर वैल्यू क्रॉस हो जाए क्रिटिकल वैल्यू तो इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंस है, क्रॉस ना हो तो इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स हम ये 0.01 वाले केस में हम ये कह रहे हैं प्रैक्टिकली कि 10 बच्चों ने ऑरेंज बॉल दिखा दिया तो मैं इसको चीटिंग नहीं समझूंगा। कोई 10 से ऊपर हुए तो फिर मैं समझ सकता हूँ कि ये चीटिंग है, लेकिन 10 तक मैं नहीं समझूंगा। इसी तरह आप अपनी फ्रेंड जो कॉइन को टॉस कर रही थी उनका देखें तो आप कहेंगे कि मैं इसको 10 में से 10 कह देगी तो मैं इसको अपना पीर मान लूंगा, लेकिन 7 पे नहीं मानूंगा, 6 पे तो बिल्कुल ही नहीं मानूंगा। तो बेसिकली आप अपना अल्फा लेवल सेट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हमने पीछे टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स को भी पढ़ा था तो यहाँ पे थोड़ा और इसी एंगल से देख लेते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं इवन इन परफेक्टली एग्जीक्यूटेड स्टडीज, यानी जहाँ पे कोई सैम्पलिंग का इशू भी नहीं होता, कोई एक्सट्रानस वेरिएबल्स भी नहीं होते, सिस्टमैटिक डिजाइन फ्लॉज भी नहीं होते, फिर भी ये हो सकता है कि आपके रिजल्ट ड्यू टू चांस आए। या आपको याद होगा कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हुए देखा था कि हमें कोई भी मिल सकता है ना, हमें पूरी उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से कोई भी सैंपल एक एंड से लेके दूसरे एंड तक का कोई भी बंदा हो सकता है, इनफैक्ट आउटलायर भी हो सकता है। तो हो सकता है कि बाय चांस ही आपको कोई ऐसा रिजल्ट मिल जाए जो एक्चुअली रिफ्लेक्ट ना करता हो पॉपुलेशन को। तो आपकी पी वैल्यू जितनी हाई होगी क्लोज टू 1, तो इसका मतलब होगा कि रिजल्ट्स आर लाइकली ड्यू टू चांस। अब ये याद रखें, मैं अल्फा की बात नहीं कर रहा, मैं पी वैल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है। अल्फा की बात नहीं कर रहा। अल्फा आपने सेट किया था, पी वैल्यू टेस्ट निकालेगा। अल्फा आपने सेट किया था, पी वैल्यू आपको कहीं से मिलेगी। तो अगर आपको जो पी वैल्यू मिली वो ज़्यादा है 0.05 से, और काफ़ी जितनी ज़्यादा है उतना चांस है कि ये तुक्के पे हुआ है, ये आपके पास जो नंबर आया है एक्चुअली ऐसा नहीं है, तो आप नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेंगे। और जितनी पी वैल्यू नीचे जाती जाएगी आप कहेंगे कि नहीं रिजल्ट जो है वो अनलाइकली है, इट्स नॉट ड्यू टू चांस, ये एक्चुअली देयर इज अ सिग्निफिकेंस टू द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। जो क्लेम हो रहा है वो सिग्निफिकेंट क्लेम है। तो ये ब्लू वाले डब्बे को पढ़िएगा। The p-value we observe in an experiment tells us exactly how likely it is that we would have obtained results like what we obtained, even if nothing but dumb luck were operating in our study। यानी तुक्के लग रहे थे तो कितना चांस है कि हमें ये नंबर मिलते जो नंबर हमें मिला है। तो अब इसमें एक टर्म जो हमने पीछे भी पढ़ा था, अब थोड़ा इस कॉन्टेक्स्ट में देख लें टाइप 1 एरर को। टाइप 1 एरर होता है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना जबकि एक्चुअली वो ट्रू थी, यानी कुछ भी नहीं था, तुक्केबाजी चल रही थी, एक सिग्निफिकेंस कोई भी नहीं है, लेकिन आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, आपने कहा नहीं तुक्केबाजी नहीं है यहाँ सिग्निफिकेंस है। इसको कहते हैं टाइप 1 एरर। कि यानी आपको कुछ ऐसे रिजल्ट आ जाएं जो अनयूजुअल हो, लेकिन वो इट इज देयर बिकॉज ऑफ डम लक, एक्चुअली डेटा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा उसको, तो उसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर इसका ऑपोजिट होता है कि इनकरेक्टली एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन एक्चुअली इट शुड नॉट हैव बीन एक्सेप्टेड, यानी सिग्निफिकेंस थी और आपने कहा कि नहीं सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ तो मुझे तुक्के लग रहे हैं, तो उसको हम टाइप 2 एरर कहते हैं। अ, अब यहाँ टाइप 2 एरर पे थोड़ा फोकस करके कि इन सिचुएशंस में रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस इन एरर, यानी गलती से नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना वुड ब्रिंग अ डिजास्टर। जैसा हमने एयरलाइन इंडस्ट्री वगैरह की बात की, किसी का वो हार्ट सर्जरी हो रही है, किसी की ब्रेन सर्जरी हो रही है,
वी कैन सेट अल्फा लेवल्स टू बी वेरी लो, सच एज 0.001, ताकि वहाँ पे खैर है, गलती हो जाए टू टूवर्ड्स कमीशन, टूवर्ड्स ओमिशन ना हो, यानी गलती ऐसी हो जाए कि जिससे मरीज को नुकसान नहीं हो रहा। यानी मुझे 2 घंटे के बजाय 6 घंटे लगते हैं ऑपरेशन में, कोई बात नहीं। मेरी इक्विपमेंट 2 के बजाय 4 यूज होती है, कोई बात नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन जो दूसरी साइड का एरर है, यानी कुछ ऐसा काम कर देना जिससे ब्रेन बंद हो जाए वगैरह, उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इस साइड के एरर उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो सवाल ये है कि व्हाई नॉट सेट देम ऑलवेज एट वेरी लो लेवल्स। तो उसकी वजह ये है कि फिर आप टाइप 2 एरर करना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, टाइप 2 एरर क्या होता है कि आप नल हाइपोथेसिस को इनकरेक्टली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब भी आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं या टाइप 1 एरर से बचने की कोशिश करते हैं, तो आप टाइप 2 एरर में ज़्यादा फंसने के प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ती जाती है कि आप गलती दूसरी तरफ कर जाएंगे। अब इस चीज ये अगेन मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये वाली जो चीज़ें हैं ना, अल्फा लेवल्स और टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स और ये सब चीज़ें, ये रिसर्च मेथडोलॉजी की कह लें कि होली ग्रेल है ये। कि ये चीज़ें जिसको समझ आ जाती हैं, बस फिर वो क्लेम करना शुरू हो जाता है कि मुझे बहुत अच्छी तरह रिसर्च मेथडोलॉजी समझ आ गई है। तो आप में से जो लोग थ्योरी में इंटरेस्टेड हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को देखें। कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको एक बार ये बात समझ आ जाए तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं रिसर्च में। लेकिन हकीकत ये है कि प्रैक्टिकली इसको डिटेल में समझने की आजकल सॉफ्टवेयर की वजह से स्पेशली कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी पी वैल्यू और अल्फा लेवल्स क्या हैं, उससे ये सब कुछ ऑटोमेटिकली इट्स टेकन केयर ऑफ। पी वैल्यू अल्फा लेवल से नीचे है, गुड इनफ, एक्सेप्ट कर लें ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। पी वैल्यू अल्फा लेवल से ऊपर है, रिजेक्टेड। बस प्रैक्टिकली ये बात है। अंदर जो समझने वाली बात थी वो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दी है। अब इसमें एक चीज होती है इफेक्ट साइज। इफेक्ट साइज का इन अदर वर्ड मतलब ये है कि जो कोई दो ग्रुप्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उनकी आपस में रिलेशनशिप का मैग्नीट्यूड क्या है। जैसे आप नीचे ये तस्वीर देखें, तो एक तरफ जिसके ऊपर कंट्रोल मीन लिखा हुआ है, ये एक पॉपुलेशन है या सैंपल है, दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंटल मीन दूसरा है। तो आप इन दोनों में किस हद तक डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? इसका जवाब ये है कि ये जितना एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे उतना कम डिस्टिंग्विश कर सकेंगे, जितना एक दूसरे को ज़्यादा ओवरलैप करेंगे उतना ज़्यादा डिस्टिंग्विश कर सकेंगे। यानी दूर दूर होंगे तो क्लियरली पता चल जाएगा ये अलग है वो अलग है, और इकट्ठे जुड़े होंगे तो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होगा। तो इस चीज़ को इफेक्ट साइज कहते हैं, कि आप दोनों के मीन्स को कंपेयर करते हैं, अगर वो बहुत करीब हों तो उसका कोहेरेंस डी या इफेक्ट साइज बहुत कम होता है। तो ये हमें करता क्या है कि इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड implications ऑफ फाइंडिंग्स ऑफन स्टैंडर्डाइज्ड। ये मेटा एनालिसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिसर्चर्स जो है वो मुख्तलिफ स्टडीज़ के रिजल्ट्स कंबाइन करते हैं, तो उनको आपस में देखना कि इनका इफेक्ट साइज क्या है बड़ा ज़रूरी होता है। अगर इफेक्ट साइज बहुत ज़्यादा हो, यानी वो अलग अलग हो, फिर आप उनको जनरलाइज नहीं कर सकते। तो इसको निकालते कैसे हैं? ये नीचे आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है कि एक ग्रुप का मीन माइनस दूसरे ग्रुप का मीन डिवाइडेड बाय पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन को कंबाइन कर लें तो उसको पूल्ड कहते हैं। उससे आपको कोहेरेंस डी मिल जाता है। अगेन ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बहुत डिटेल में पता होनी चाहिए। ये आपको सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी करके बता देते हैं, जो मैं आपको आखिर में एक उसमें बताऊंगा डिस्प्ले में। मेजरमेंट एरर एंड सिग्निफिकेंस टेस्टिंग। मेजरमेंट एरर जो है, जिसको ऑब्जर्वेशनल एरर भी कहते हैं, वो होता है डिफरेंस बिटवीन व्हाट एक्चुअली देयर इज एंड व्हाट यू मेजर्ड। अब इसमें दो किस्म के एरर हो सकते हैं। एक आपका सिस्टमेटिक एरर हो सकता है। सिस्टमेटिक का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ से मेजर कर रहे थे वो ठीक नहीं है, फुटे से नाप रहे हैं किसी लेंथ को, फुटा सही नहीं है, ये सिस्टमेटिक एरर है। टेम्परेचर नापने की कोशिश कर रहे हैं, थर्मोमीटर ठीक नहीं है, ये सिस्टमेटिक एरर है। रैंडम एरर क्या है कि वो हर एक्सपेरिमेंट में नेचुरली अकर होते हैं। यानी आप एक ही पानी का टेम्परेचर डिजिटल थर्मोमीटर से मेजर करें और 1 सेकंड बाद दोबारा मेजर करें तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। एक ही चीज़ का वजन मेजर करें, थोड़ी देर बाद दोबारा करें, थोड़ा सा स्लाइड से फर्क आ जाता है। उन चीज़ों को रैंडम एरर कहते हैं। रैंडम एरर को लोग अमूमन
ज़्यादा नहीं छेड़ते, क्योंकि उसको ठीक करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, आपको नई इक्विपमेंट खरीदनी पड़ती है, ज़्यादा सेंसिटिव ज़्यादा महंगी इक्विपमेंट खरीदनी पड़ती है। सिस्टमेटिक एरर नहीं होना चाहिए, सिस्टमेटिक एरर होगा तो फिर वो सारा एक्सपेरिमेंट ही बेकार हो जाएगा। तो आप सिस्टमेटिक एरर से बचने के लिए फिर यू यूज़ रिलायबल इंस्ट्रूमेंट्स, कैलिब्रेट दैम, ट्रेनिंग कराएं लोगों की, और इन्वायरमेंटल चीज़ों को कंट्रोल करें ताकि सिस्टमेटिक एरर ना आए। यानी वही जो हमने पीछे गर्मी की एक दो दफ़ा बात की, और जैसे आप लोग लैब्स में, आप में से जो इंजीनियर्स हैं उनको पता होगा, लैब्स में स्टेबल प्लेटफॉर्म पे इक्विपमेंट को रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो दूर से कोई ट्रक गुजर रहा हो तो छोटी छोटी वाइब्रेशंस आती हैं, और वो कम वजन जब आप मेजर कर रहे होते हैं तो उसको ख़राब कर देती हैं। इसी तरह जहाँ पे पानी के साथ हम, यानी शिप बिल्डिंग में जब हम स्टेबिलिटी टेस्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे फिर उन लैब्स को कभी कभी 20-30 मीटर अंडरग्राउंड रखना पड़ता है, ताकि ग्राउंड लेवल की जो इरताश है वो इफेक्ट ना हो उस पर। तो रैंडम एरर से बचने के भी कुछ तरीके लिखे हुए हैं कि आप स्टडीज को रिपीट करें, या विद इन सब्जेक्ट्स भी करें, या विद इन और बिटवीन सब्जेक्ट का क्या मतलब है? बिटवीन सब्जेक्ट का मतलब है कि आप लोग जो है वो अलग अलग थे, और उनको आपने एक को कंडीशन ए में रखा, एक को बी में रखा। फॉर एग्जांपल, एक को शुगर की दवाई खिलाई और एक को नहीं खिलाई। दूसरी तरफ विद इन सब्जेक्ट का मतलब है कि वही लोग थे, और उन्हीं को एक दफ़ा शुगर की दवाई खिलाई और एक दफ़ा नहीं खिलाई। तो जो विद इन सब्जेक्ट होते हैं वो थोड़े से बेहतर होते हैं, क्योंकि वो उनकी बाकी जो एक्सट्रानस वेरिएबल्स होते हैं, यानी एक बंदा, आपने उसको शुगर की दवाई खिलाई, अब आपको नहीं पता कि उसका गुर्दा खराब है पहले से कि नहीं, उसके इंसुलिन लेवल्स क्या हैं। तो लेकिन उसी को जब दूसरी बार ट्रीट करेंगे तो कम से कम इंसुलिन लेवल सेम है ना, गुर्दा सेम है, चाहे खराब है या चाहे ठीक है, सेम है। तो वहाँ पे फिर वो वेरिएशन नहीं आती है। तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं इन चीज़ों को कंट्रोल करने के। अच्छा जी, सैम्पल साइज एंड सिग्निफिकेंस टेस्टिंग के पीछे, अब देखें हम सिग्निफिकेंस टेस्टिंग के साथ मुख्तलिफ चीज़ों की बात कर रहे हैं ना। यहाँ हमने बात की अफेक्ट साइज एंड सिग्निफिकेंस टेस्टिंग, यानी दोनों का आपस में फ़र्क कितना है पॉपुलेशंस का। फिर हमने बात की मेजरमेंट एरर और सिग्निफिकेंस टेस्टिंग, यानी हम जिस तरह मेजर कर रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और अब तीसरी बात कर रहे हैं सैम्पल साइज। तो अगेन, आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सैम्पल साइज बढ़ाते जाएं तो सिग्निफिकेंस टेस्टिंग स्ट्रांग होती जाती है, कम करते जाएं तो स्ट्रांग नहीं होती। सिंपली यहाँ ये लिखा हुआ है कि आप देखना चाहते हैं कि एक्सट्रोवर्जन, यानी कोई बंदा एक्सट्रोवर्ट है, और सेल्फ एस्टीम में क्या रिश्ता है, और आपको पता चला कि एक्चुअली जो रिश्ता है वो 0.32 है, यानी आपस में इनका कोरिलेशन 0.32 है। एक 100% बढ़ता है तो दूसरा 32% बढ़ता है। आपने 27 ऑर्डर को स्टडी किया और 0.32 निकाल लिया, इज इट सिग्निफिकेंस? नहीं। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपकी पी वैल्यू 0.1 आएगी इस तरीके से कैलकुलेशन करके, और 0.1 0.05 से ज़्यादा है इसलिए आप कहेंगे नहीं ये रैंडमली हुआ है, एक्चुअली पॉपुलेशन ऐसी नहीं है। लेकिन अगर आप 102 लोगों को टेस्ट करें और फिर भी वही नंबर आए, इज सिग्निफिकेंट? यस, क्योंकि अब उसकी पी वैल्यू बहुत कम आएगी, और आपके अल्फा लेवल से, चाहे वो 0.001 भी है, उससे भी कम होगी। तो जो आप पॉपुलेशन के अंदर से जो सैंपल ले रहे हैं, आप उसका साइज बढ़ाते जाएंगे तो आपकी सिग्निफिकेंस अचीव करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, अगर इफ वन ट्रूली एग्जिस्ट। और आखिरी चीज है रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेंज एंड सिग्निफिकेंस टेस्टिंग। इनहेरेंट वेरिएबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स यू आर मेजरिंग कैन ऑल्सो लिमिट योर एबिलिटी टू डिटेक्ट ट्रू इफेक्ट। अब पीछे हमने देखे, यहाँ पे बात की थी इफेक्ट साइज में, कि ये एक दूसरे से दूर कितने हैं, ये दो पॉपुलेशंस के पीडीएफ्स, डेंसिटी फंक्शंस एक दूसरे से दूर कितने हैं। इधर हम बात कर रहे हैं कि वो खुद अपने आप में कितना फैले हुए हैं, यानी उनकी पीक ऊंची है और बेस पतली है, या पीक पीक छोटी है और बेस बहुत खुली है। तो जो जो जिनकी बेस ज्यादा दूर दूर होती है, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे होते हैं, जिनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, उसको हम कहते हैं कि ये इनमें इनहेरेंट वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, और जिनकी कम होती है उनको हम कहते हैं इनकी कम है। तो जिसकी रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेंज जितनी ज्यादा होती है, वो ज्यादा चांस होता है कि वहां पे आप सिग्निफिकेंस डिटेक्ट कर लेंगे इफ वन ट्रूली एग्जिस्ट। तो उसके लिए फिर आपको कुछ टेस्ट ऐसे डिजाइन करने पड़ते हैं, जैसे यहाँ लिखे देखें आप,
आप मेजर करना चाहते हैं कि एक एक शौहर अपनी बीवी से, एक बीवी अपने शौहर से कितना प्यार करता है, तो आप उससे ये भी पूछ सकते हैं, हाउ मच डू यू लाइक, डिड यू लाइक योर पार्टनर, 1 to 10 स्केल पे। और दूसरा सवाल आप पूछ रहे हैं, डिड यू लाइक योर पार्टनर, यस और नो। तो अब इन दोनों के सिग्निफिकेंस निकालने का इम्कान डिफरेंट है इन दोनों सवालों का। इसी तरह ऊपर सेल्फ एस्टीम को देखें, एक तरफ लिखा हुआ है नंबर ऑफ मिनट्स स्पेंड रीडिंग पॉजिटिव फीडबैक अबाउट योरसेल्फ। अब जो बंदा अपने बारे में ही फीडबैक पढ़ता रहता है, तो उसकी सेल्फ एस्टीम कितनी है। और दूसरा जो है मीडियन स्प्लिट ऑन सेल्फ एस्टीम एंड कंपेयरिंग हाई एंड लो ग्रुप्स, यानी आप लोगों की सेल्फ एस्टीम मेजर कर लें किसी चीज़ पे, और लो और हाई ग्रुप में उनको डिवाइड कर लें। 1 to 5 जिनकी आई उनको एक ग्रुप बना दें, और 6 to 10 को दूसरा ग्रुप बना दें, और उनकी मीन कंपेयर कर लें। तो आप देखें कि इन दोनों में अलग अलग आपको रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा जी। तो ये अब यहाँ पे समरी है कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो है, अगर आप अच्छी तरह कर लें, जैसा कि हम आपने देखा होगा बहुत सारे कैविएट्स हैं इसमें ना, तो एक टच स्टोन है ये नेक्स्ट खुदा जिस तरह सिस्टम चलाता है ना दुनिया का, ये उस तरह की चीज़ है, और इससे कोई चीज़ नहीं छुप सकती, बड़ा क्लियरली सामने आ जाता है। लेकिन अगर आप ब्लाइंडली रिलाई करेंगे इस पे, और बेसिक कंसिडरेशंस जिनकी हमने बात की, इफेक्ट साइज, सैंपल साइज, एक्चुअली ग्राउंड पे क्या हो रहा है, उससे अलग रखेंगे, तो फिर आपको बात समझ नहीं आएगी और आप गलत रिजल्ट्स की तरफ निकल आएंगे। जब आपको लगे कि स्टडी के रिजल्ट प्रॉमिसिंग है लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी वो आपका अल्फा लेवल नहीं अचीव हो रहा है पी से कंपेयर करके, तो आप मज़ीद टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा बिटवीन स्टडी ग्रुप्स को चेंज कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑफन यूजफुल टू कॉम्प्लीमेंट सिग्निफिकेंस टेस्टिंग विद अदर इंडिकेटर्स ऑफ वैलिडिटी, मीनिंगफुलनेस और रिपीटेबिलिटी। यानी आप मुख्तलिफ तरीके और भी देख सकते हैं, हम देखेंगे वैलिडिटी अगले लेक्चर में कि क्या चीज़ होती है। मेटा एनालिसिस ये हमने लिटरेचर रिव्यू में बड़ी डिटेल में पढ़ा था। तो अ, आप करते क्या हैं कि मुख्तलिफ स्टडीज़ को पढ़ते हैं, बजाय इसके किसी एक स्टडी को पढ़ें, और फिर देखते हैं कि वो ओवरऑल एक क्या पिक्चर पेश कर रही है इस एरिया की, और कितनी फेल्ड स्टडीज होंगी कि वो आपको बताएगा कि ये फिनोमेना गलत है, बार बार लोग कह रहे हैं कि यार ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, आप कितने करके बिलीव कर लेंगे। तो ये अब इस केस में मेटा एनालिसिस कॉन्टेक्चुअल भी हो सकता है, तो आप हमेशा कहेंगे कि आई डोंट केयर, अमेरिकन ने चाहे 100 स्टडीज की हो, मैं अपनी चीज़ खुद देखूंगा, या एनवायरमेंट फ़र्क है। या हो सकता है कि आप कहें नहीं, बेसिक ह्यूमन नीड्स तो एक ही तरह की होती हैं, तो ये फलाने फलाने केस में मैं उनकी बात मान लूंगा। तो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं दे कैन रेयरली बी आंसर्ड बाय सिंगल स्टडी। अब आप जिन लोगों ने सीबीए का कोर्स पढ़ा था मेरे साथ, उन्होंने देखा होगा कि हमने तमिलनाडु की एक स्टडी देखी ना, कि वहाँ पे ओपन डेफिकेशन को कम करने के लिए क्या क्या हुआ। तो अब क्या उसको पाकिस्तान पे अप्लाई किया जा सकता है? प्रोबेबली नॉट, क्योंकि पाकिस्तान में वॉशरूम वगैरह लोग पहले से ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो शायद हम कहेंगे कि नहीं, दिस इज़ नॉट गुड इनफ, हम अपनी स्टडी करेंगे। लेकिन आप यूके में स्टूडेंट्स के बिहेवियर्स को देखें, और पाकिस्तान में तो आप कहेंगे यार ये मैं उस पर रिलाई कर लूंगा, क्योंकि वहाँ वैसे ही 20-25% स्टूडेंट तो हैं ही पाकिस्तानी पाकिस्तानी ओरिजिन के। बाकी 30-40% जो पाकिस्तानी ओरिजिन के नहीं है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, वो भी मेरे बहुत करीब हैं। तो 60-70% स्टूडेंट तो वैसे ही मेरे जैसे हैं, मेरे बच्चों जैसे हैं, तो मैं उनकी स्टडी पे रिलाई कर लूंगा। अच्छा जी। तो ये मैं आपको बता रहा था कि आप मिनी टैब पे आपको बहुत सारे टेस्ट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे कुछ टेस्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे आप लेफ्ट साइड वाले डिस्प्ले को देखें, तो मिनट अगली क्लास में हम थोड़ा सा मिनी टैब इस्तेमाल भी करेंगे। तो आप जो लोग आप इंटरेस्टेड हैं मिनी टैब में उसका इस्तेमाल सीखने में, तो वो लोग अपने लैपटॉप पे मिनी टैब इंस्टॉल करके ले आएगा, उसका ट्रायल वर्जन इंस्टॉल कर लीजिएगा, वो 30 डेज तक चलता है। तो आप देखें ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वेरी डिटेल्ड सॉफ्टवेयर, लेकिन बहुत आसान सॉफ्टवेयर है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट हैं, और उनको बहुत अच्छी तरह उनको रीडिज़ाइन भी किया जा सकता है, टेस्ट्स को, उनकी बेसिक्स को भी। तो जैसे ये एक जगह पे लिखा हुआ है स्टैट्स, और आगे लिखा हुआ है बेसिक टेस्ट, तो आप देखें यहाँ पे लिखा है वो दूसरे ब्लॉक में 1 सैंपल जी, 1 सैंपल टी, 2 सैंपल टी, पेयर टी। अब ये अभी हमने जी टी की बात की थी ना,
तो ये सिर्फ ये यहाँ पे ये टेस्ट लिखे हुए हैं। इसके अलावा ये एक टैब के, एक सब टैब के एक ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अब इसमें अंदर आप देखें जगह जगह और टेस्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल दूसरे में रिग्रेशन लिखा है, रिग्रेशन की टाइप्स ही आप खाली देख लें। फिर इसमें भी आगे आपको एरो जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसमें भी आप डिटेल में जा सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर जिसमें आप चीज़ें बहुत डिटेल में सबसे पहले तो सेट कर सकते हैं, टेस्ट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर उनके रिजल्ट्स को मुख्तलिफ जगहों पे कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको हम इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे, मिनिटैप सॉफ्टवेयर को, इसकी कैपेबिलिटीज़ को, और एक आध छोटा सा टेस्ट रन करके भी देखेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो अभी हम इस क्लास को मैं बंद कर रहा हूँ और 2 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, और हम एक छोटा सा टॉपिक और है वो पढ़ेंगे, एंड देन विल कॉल इट अ डे।